ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, प्रशासन का मान है। खुशबू इसमें स्वाभिमान की हमेशा बनी ही रहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। कोई वायरस या महामारी हो या हो सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, हर पहला वार ये खुद पर ही सहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। रक्षाबंधन का वचन ये बखूबी निभाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत ये खुद कहलाती है। न्याय की गुहार में ये हमेशा आगे रहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। निर्भीक खाकी को पाने की तैयारी में परीक्षा ऐप है आपके संग। आइए और हिस्सा बनिए मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन बल का स्वाभिमान। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है वंदना चौहान मैडम, जो कि सीएसपी पद पे नियुक्त है उज्जैन जिले में। तो मैडम को देख के हमें भी बहुत मोटिवेशन आया, तो मैंने मैडम से इंटरव्यू के बारे में पूछा। तो मैडम सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए मैडम, आप इस पद पे मतलब गवर्नमेंट जॉब में आप किस तरीके से आने का आपका विचार बना, और अपने थोड़ा परिवेश के बारे में। देखिए, मैं अपना जो शुरुआती मेरी स्कूल है, जो प्राथमिक शिक्षा जिसे कहते हैं, वो खंडवा ज़िले में एक गांव है हमारा, मेरा पैतृक गांव है। मेरे पेरेंट्स अभी भी वहीं रहते हैं, आशापुर। वहाँ पर मेरी 8वीं तक की प्रारंभिक पढ़ाई जो मैंने वहाँ पे की थी। 8वीं के बाद हमारे गांव में स्कूल नहीं था, और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया था कि मेरी फैमिली में और कोई लड़की 8वीं के बाद आगे नहीं पढ़ी थी। बट मुझे पढ़ने का इंटरेस्ट शुरू से था, जो मेरे माता पिता ने बचपन में देख लिया था, तो उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया। और ज़िला हेडक्वार्टर जो खंडवा मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर मुझे पढ़ने की अनुमति दी गई। और मैंने वहाँ पर किसी और के घर रहकर मैंने शुरुआत में 9th और 10th किसी और के घर रहकर पढ़ाई करी, और फिर धीरे से अपना एक रूम लेकर अपने बाकी छोटे भाई बहनों को लाकर हमने वहाँ पढ़ाई करी। खंडवा में मैंने अपना 12th जो है महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से किया था। और 12th के बाद बहुत मन था पीएमटी करने का, क्योंकि सब्जेक्ट बायोलॉजी लिया था। बट उस समय घर की परिस्थितियाँ कुछ इस तरीके से नहीं थी, और कुछ परिवेश इस तरीके का नहीं था कि पीएमटी की तैयारी के लिए मुझे इंदौर या कहीं अन्य जगह भेजा जाए। तो बीएससी किया, एंड बीएससी के बाद भी कोई स्ट्रीम सच क्लियर नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। छोटे ज़िलों में ये समस्या बहुत स्टूडेंट्स को आती है कि उन्हें पता नहीं रहता कि आगे किस कैरियर को हम परस्यू करें। तो मैंने एमएससी कर लिया बॉटनी में। उसके बाद भी ये तो था कि कुछ करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, पर क्या करना है उस समय नहीं पता था। तो मेरा जो सिविल सर्विसेज में आने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पार्ट है। एक दैनिक भास्कर में करियर मंत्र करके एक मैगज़ीन आती है, उसमें मैंने भारतीय वन सेवा के बारे में जब पहली बार पढ़ा, चूँकि बॉटनी मेरा एमएससी का सब्जेक्ट था, और मेरी फैमिली में मेरे दादाजी और मेरे जो है बड़े पापा लोग हैं वो फॉरेस्ट की नौकरी में थे पहले से। पिताजी तो किसानी करते थे, पर मेरे ताऊजी वगैरह जो फॉरेस्ट की नौकरी में थे, तो एक मेरा शुरू से लगाव था कि मैं फॉरेस्ट सर्विस की तरफ जाऊं। जब वो देखा मैंने करियर मंत्र मैगज़ीन में, तो खंडवा की डिक्शनरी उठाई टेलीफोन की, और जो खंडवा के सीसीएफ थे डायरेक्ट उनको कॉल किया कि सर आपसे थोड़ा गाइडेंस चाहिए कि एग्ज़ाम कैसे तैयारी करना है। वो बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे, उन्होंने हमें समय दिया। मैं और मेरी फ्रेंड उनके यहाँ गए। उन्होंने समझाया कि आप यदि सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या आईएफएस करना चाहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो आपको दिल्ली से बेहतर कोचिंग कहीं नहीं मिलेगी। इस तरह से फिर मेरा जो स्ट्रीम है वो मतलब यूपीएससी के लिए या आईएफएस के लिए, फिर मेरे पेरेंट्स से बात हुई। पेरेंट्स ने बहुत उस समय मुझे सपोर्ट किया। एक टाइम पे जहाँ मुझे पीएमटी के लिए इंदौर आना अलाउड नहीं था, बट जब उन्होंने मेरी कंसिस्टेंसी देखी पिछले 4-5 सालों में पढ़ाई की, तो पेरेंट्स ने इसके लिए अग्री किया और मुझे दिल्ली पढ़ाई के लिए भेजा। तो दिल्ली में मैडम आपने कौन सी कोचिंग से किया? चूँकि मैंने बॉटनी ही सब्जेक्ट था मेरे लिए वहाँ पे इवोल्यूशन एक कोचिंग है जो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, साइंस सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा उसका मतलब उस समय काफ़ी अच्छा था कि वहाँ के स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो भी रहे थे, और काफ़ी अच्छा मटेरियल था, काफ़ी अच्छा फैकल्टी वहाँ का था। तो थोड़ा सा रिसर्च करके मैंने इवोल्यूशन ही ज्वाइन किया था। एक दिक्कत मुझे वहाँ सबसे जो आई, क्योंकि हम एमपी से, मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई 8वीं तक की, मेरा हिंदी मीडियम था, और आईएफएस के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आईएफएस सिर्फ इंग्लिश में होता है। तो जो मुझे वहाँ पर जाके एक और चीज़ से जूझना पड़ा वो था हिंदी से अपने
सब जो मेरा शुरू से मीडियम था हिंदी, उसको चेंज करना इंग्लिश में, और वो मैंने किया। फिर मैंने सारी एग्ज़ाम्स बाद की जितनी थी वो सारी इंग्लिश मीडियम में ही दी। और मैडम आपने जैसे आप दिल्ली गए थे तो दिल्ली से आपने एमपी में कैसे आ गए? आपको तो एमपी पीएससी का अनुभव कैसा रहा मैडम? क्योंकि तैयारी तो आपकी अलग रही होगी। नहीं बिल्कुल, पर जब यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे होते तो यूपीएससी एक एमपीपीएससी से भी एक बड़े स्केल का एग्ज़ाम है, और जब आप वहाँ तैयारी करते हो तो एमपी का सिलेबस, और उस समय जब 2010 तक मैंने यूपीएससी दिया और उसी टाइम तक एमपीपीएससी दिया, उसी में 2009 की पीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ, तब तक 2 सब्जेक्ट के साथ जीएस का जो कॉम्बिनेशन था, जो पैटर्न था यूपीएससी का और एमपीपीएससी का, वो सेम था। सिर्फ थोड़ा सा मेहनत हमें करना था अपने स्टेट के लिए, तो चूँकि हम एमपी के निवासी हैं तो एमपी को अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो आराम से क्लियर हो गया उसके लिए। मैम कुछ आपकी स्ट्रेटेजी बता दीजिए, आप मेंस की किस तरीके की, मैं खुद मेंस में फेल हुआ हूँ तो मैं जानता हूँ कि आपसे भी थोड़ा सा हमको गाइडेंस मिल जाए कि मेंस की स्ट्रेटेजी कैसी रही मैडम लिखने की आपकी, कुछ आपको? एक्चुअली चूँकि मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ और मेरे सब्जेक्ट भी बॉटनी एंड जूलॉजी रहे हैं यूपीएससी में भी और एमपीपीएससी में भी, तो हम लोगों को वर्ड्स लिमिट बहुत हमारे पास, मतलब जो राइटिंग में, चूँकि हम डायग्राम से, पिक्चर से, स्कीमेटिक फ्लो चार्ट और मैप का यूज़ करके, जब आपके पास वर्ड लिमिट रहती है तो आप इन सब चीज़ों को यदि आपके आंसर्स में लिख डालते हैं तो आप उस वर्ड लिमिट को भी एक्सीड नहीं करते हैं, और आप जो कहना चाह रहे हैं, जो आप आंसर में बताना चाह रहे हैं, वो चीज़ पिक्टोग्राफिकली बहुत अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। और वो जब कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो उसका जो पिक्चर का, फ्लो चार्ट का, स्कीमेटिक डायग्राम का, मैप का एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। बिना शब्दों के भी आपकी बातों को या आप जो बोलना चाह रहे हैं उसको वो समझ जाता है। और राइटिंग मेंस की स्ट्रैटेजी शुरू से मेरी ये रही कि मैं 12-15 घंटे कभी नहीं पढ़ाई करी, पर हाँ जो 6 घंटे 7 घंटे, कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यानी आपने 1 घंटा, एक दिन आपने मान लीजिए जोश में 15 घंटे 12 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, अगले फिर 1 हफ्ते तक आप बुक्स नहीं उठा पा रहे हो, तो वो स्ट्रैटेजी मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगती थी। मैंने अपना एक रूटीन सेट किया था कि मुझे डेली पढ़ाई करनी, मतलब डेली कितने घंटे निकालने हैं, और उसमें भी जो भी नोट्स या बुक्स में पढ़ती थी उसके शॉर्ट कीवर्ड्स को बना के मैं रखती थी, सो दैट जब एग्ज़ाम होता था और जब 2 पेपर्स के बीच का गैप होता था तो वो शॉर्ट नोट्स ऐसे या कीवर्ड्स ऐसे थे, उन्हें रिवीजन करने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता था। मैम अपना इंटरव्यू का अनुभव आप बताइए, इंटरव्यू कैसा रहा था मैडम आपका? इंटरव्यू यार, यूपीएससी के मैंने 3 मेंस लिखे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यूपीएससी का मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था। पीएससी में मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया, एक बार फॉरेस्ट का भी दिया था, मतलब स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज का, उसमें भी मेरा रेंजर के पद पर सिलेक्शन हो गया था, पर इस बीच मेरा पीएससी में इस पोस्ट पे हो गया था, तो फिर मैंने ये वाला पोस्ट ऑप्ट किया। इंटरव्यू बहुत अच्छा था, मेंबर्स बहुत कॉर्डियल रहते हैं, आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं। हम लोग को एक स्टूडेंट के तौर पे या एक कैंडिडेट के तौर पे जाते हुए जो नर्वसनेस होती है या जो हमें घबराहट होती है, पहले तो वो लोग कोशिश खुद ही वो ये करते हैं कि जो भी स्टूडेंट सामने बैठा है, कैंडिडेट सामने बैठा, उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील कराए। मेरा ये मानना है कि जैसे आप हैं ओरिजिनल, आप वो बन के जाइए। कई बार हम होता है, हम बहुत सारे सेलेक्टेड लोगों के, बहुत टॉपर्स के इंटरव्यूज़ पढ़ते हैं, हम उनको कॉपी करते हैं। तो कॉपी करना जो है, या किसी को फॉलो इस तरीके से करना कि उनकी ये हॉबीज़ थी या उन्होंने इस किताब से करा या हमें उनके जैसे दिखना है, वो चीज़ हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इंटरव्यूअर्स का मुझे जो लगता है वो रॉ मटेरियल सोसाइटी से या रॉ लोग चाहते हैं जो कि सिस्टम में ढल सके, जो पहले से प्री ऑक्यूपाइड माइंड से या प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट से कॉन्सेप्ट लेके ना हो। उनको आपके नए आइडिया जो हो सकता है उस समय जब आप बोल रहे हो तो थोड़ा आपको लग सकता है कि थोड़ा ये बच्चों जैसा आप जवाब दे रहे हैं, पर वैसे चीज़ों को लोग इंटरव्यूअर्स लाइक करते हैं। मतलब आपके ओरिजिनल आइडियाज़ होना चाहिए। हम हमेशा किताब का रटा रटाया जवाब जो कि प्रैक्टिकल नहीं होता है या जो बहुत थ्योरेटिकल होता है, हम लोग उस पर कोशिश करते हैं अपना जवाब देने की, वो भी जानते हैं कि आप जो आंसर दे रहे हो उसके आप कितना करीब हो। तो आप रियल बने रहिए, जो आप ओरिजिनल हैं आप उसके हिसाब से आंसर दीजिए और कंफर्टेबल होके, जो आपको पता है। ज़रूरी नहीं है कि आप 20 मिनट में, उन्होंने आपसे 15 क्वेश्चन किए हैं तो आपको सभी 15 क्वेश्चन के जवाब आते हो।
जो आपको नहीं पता है, क्योंकि वैसे भी इंटरव्यूअर जो है वो आपकी नॉलेज टेस्टिंग नहीं है, वो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करने का एक तरीका है। नॉलेज टेस्टिंग आपकी ऑलरेडी प्री में और मेंस में हो चुकी है। इस स्टेज पे आके यदि आपको लगता है कि आप कोई एक आध क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का आप नहीं जवाब दे पा रहे हो, आप कॉन्फिडेंटली सॉरी सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है, या इसके बारे में मेरे पास अभी इतनी ही जानकारी है, बोल के हम उस चीज़ को रोक सकते हैं। बजाय गलत आर्गुमेंट करके, गलत फैक्ट्स बता के वो करना हमारी पर्सनालिटी का एक फिर पार्ट दिखाता है कि हम गलत चीज़ों को बता रहे हैं। और मैडम वास्तव में आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और मैडम एक चीज़ पूछना था कि जैसे कि बच्चे जब पीएससी का फॉर्म भरते हैं, चॉइस फिलिंग तक आते हैं, तो ये डीएसपी और सीएसपी पद में कंफ्यूज होते हैं कि जैसे आप सीएसपी पद में हैं, तो डीएसपी और सीएसपी पद में क्या फ़र्क होता है? नहीं, पहली बात हम बता दें, जो पीएससी में जब भी वैकेंसीज आती है तो उसमें लिखा रहता है उप पुलिस अधीक्षक, इंग्लिश में डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये हमारा पद का बेसिक मतलब ओरिजिनल जो नाम है वो यही है। डीएसपी से हम सेलेक्ट होते हैं, बट जब आपकी पोस्टिंग होती है, किसी आप सिटी में पोस्टेड हो, जैसे इंदौर में, उज्जैन में, भोपाल में, तो वहाँ पे सिटी एसपी के नाम से या सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम से डेजिग्नेशन दिया गया है। हम हैं डीएसपी, पर चूँकि पोस्टिंग अभी इस जगह है तो डीएसपी है। यही यदि किसी सब डिवीज़न लेवल पर हो, किसी तहसील प्लेस पे जब हमारी पदस्थापना होती है तो वहाँ पे एसडीओपी कहा जाता है, ठीक है। और यदि किसी ऑफिस में है, कहीं है, तो फिर वहाँ डीएसपी कहा जाता है, पर जो मूल हमारा डेजिग्नेशन है वो डीएसपी है, उप पुलिस अधीक्षक। और मैडम आप फाइनल में कोई टिप्स दीजिए स्टूडेंट को, जो खासकर महिलाओं को, कि उनके लिए वर्दी वाली जॉब जो है कितनी उनको चैलेंजिंग हो सकती है मैडम, जो आपका अनुभव रहा है इतने साल की जॉब में? चैलेंजिंग तो देखिए, यूनिफॉर्म फोर्स के अपने कुछ चैलेंजेस तो हैं, बट उसके बहुत सारे आपको एक मतलब बहुत सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप भीड़ में, हमारी एक आरक्षक भी यदि यूनिफॉर्म लगा के भीड़ में खड़ी है तो उसकी एक अलग आइडेंटिटी है। एक यूनिफॉर्म का जो ग्रेस होता है, यूनिफॉर्म की जो डिग्निटी होती है, उसको पहनने वाला ही उस चीज़ को फील कर सकता है। चैलेंजेस की बात आप यदि करते हैं तो हाँ, चैलेंजेस है। बीइंग लेडी ऑफिसर, और महिला पुलिस अधिकारी होने के नाते आपको फैमिली की भी और आपको आपकी नौकरी के साथ तालमेल बना के रखना पड़ता है। दूसरी नौकरियों से एक चीज़ में अंतर आ जाता है कि यहाँ थोड़े ऑड आवर्स से काम करने के, आपको संडेज़ की छुट्टी नहीं मिलती है, आपको किसी हॉलीडेज़ की छुट्टियाँ नहीं मिलती है, आपको लेट नाइट तक काम करना पड़ सकता है, इवन पूरी रात भी काम करना पड़ सकता है। बट ये सारे चीज़ें जब आप पीएससी में पोस्ट भरते हो तो आपको दिमाग में रखने चाहिए। यदि आपने डीएसपी या आपने पुलिस फोर्स या आपने कोई सी भी यूनिफॉर्म फोर्स को ऑप्ट किया है, तो फिर एक बार ऑप्ट करने के बाद आपको उससे पीछे नहीं हटना चाहिए कि ये नौकरी ऐसी है या कैसा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा या तुरंत रिलीफ या तुरंत हम जो जिस काम के लिए या हम जिसके लिए पीएससी में इंटरव्यूज़ में हम बताते हैं कि हम लोगों की मदद के लिए, पब्लिक की हेल्प के लिए हम सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रिलीफ या सबसे फर्स्ट प्राइमरी उस पर हम ही लोगों के पास जब व्यक्ति परेशान होता है तो आता है। तो हमें इस नौकरी में जो आने वाले चैलेंजेस है उसको लेते हुए और मतलब उसको एक्सेप्ट करते हुए हमें काम करते हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन जो होता है जब आप लौटते हैं काम से, जब आप घर जाते हैं, तो उस सेटिस्फेक्शन का कोई वो नहीं है पैमाना। आपको बहुत अच्छा आनंद मिलता है कि आपने किसी की हेल्प करी, आपने कोई ऐसा काम किया जिससे किसी एक व्यक्ति को न्याय मिला है, तो आपको अच्छा लगता है। जी मैडम, सही लगा मैडम सुन के। वास्तव में पुलिस है तो हम, जैसे हम खुद सिविल की जॉब करते हैं तो हमको पता है पुलिस है तो हम लोग सेफ फील करते हैं। तो मैडम बस आपने इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने इतने बिजी समय से अपना शेड्यूल निकाला, उसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, जय हिंद। थैंक यू।